हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, उसी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज हम 7वें टेस्ट के विषय में बात करने वाले हैं। ये जो 7वां टेस्ट है वो यूनिट नंबर 1 के सिलेबस से है और इसमें जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा भारतीय समाज। भारतीय समाज का ये आज का हमारा पहला टेस्ट है। इसमें प्रश्नों की संख्या 35 रहेगी और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सिलेबस के विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये हमारी जो पहली यूनिट है, इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें नंबर 1 टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता आता है और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक संस्कृति आता है और तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो भारतीय समाज के रूप में आता है। अब हम थोड़ा सा अगर हिसाब किताब लगाएं तो कुल हमारे यहाँ पर 60 प्रश्नों की संख्या रहने वाली है। यानी परीक्षा में 60 प्रश्न 60 अंक के जो हैं सामाजिक से पूछे जाएंगे और ये 60 प्रश्न जो हैं वो 12 यूनिट में से पूछा जाना है। तो यहाँ एक छोटा सा हिसाब है कि एक यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 5 प्रश्नों की संभावना है दोस्तों। लगभग 5 प्रश्न जो हैं वो एक यूनिट से पूछे जाएंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना कहाँ से है। देखिएगा, ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो सारे टॉपिक हैं, इनमें से भी 2 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी 6 क्वेश्चन टोटल हो गए तो 6 में से किसी में भी कम ज्यादा हो सकते हैं दोस्तों, या हो सकता है 6 ही पूछ ले, किसी एक यूनिट में से कोई क्वेश्चन कम कर दें। तो देखिएगा, यहाँ हम बात करें, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। दोनों टॉपिक में बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं। तो इनका जो डिटेल्ड वीडियो है, जो पूरे पाठ्यक्रम का वीडियो है, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, भारतीय समाज जो है, इसमें ये जो टॉपिक है, जैसे भारतीय समाज की विशेषताएं, यहाँ से कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं उठते हैं। लैंगिक संवेदनशीलता है, ग्रामीण जीवन है, शहरीकरण है, यहाँ से कोई अच्छे क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है दोस्तों कि वहां से कुछ भी ऐसा हो जो पूछा ही पूछा जाए। बहुत साधारण से टॉपिक हैं ये, अगर आप इनको एक बार देख भी लेते हैं तो अच्छे से याद रह जाएंगे दोस्तों, और इतने मुश्किल भी नहीं है। और इस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं कि अगर आपका नहीं भी पढ़ा होता तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ इस टॉपिक में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले बिंदु हैं वो है परिवार और विवाह। यहाँ से आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आज के इस टेस्ट के अंदर हम बात करेंगे परिवार, विवाह और भारतीय समाज की विशेषताओं के विषय में। तो सबसे ज्यादा फोकस जो आपको रखना है इन 2 टॉपिक पे रखना है। विवाह के प्रकार जो हैं, परिवार के प्रकार जो हैं, वो सारे के सारे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो इन चीजों पे आपको विशेषतः ध्यान देना है। ये आपको कहीं भी दिक्कत देने वाले नहीं है दोस्तों। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो लगभग 1 घंटे के आसपास का वीडियो है, जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बहुत से बच्चों ने उसको देखा भी है। ऊपर आई बटन पर इसका लिंक, यहाँ पर आपको आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक को मिल जाएगा। अन्यथा आप इसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका जो वीडियो का लिंक है वो दे दूंगा, आप वहां से जाकर के भी इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से बोल देता हूँ कि ये यहाँ पर आपको खूब रट्टा लगाना है, यहाँ भी रटना पड़ेगा। यहाँ ये जो 2 टॉपिक है, यहाँ पर आपको विशेषतः ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। इसके बाद में जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगर शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है। हम जानते हैं, हम छोटी क्लासों से इस तथ्य को पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है। यह कथन किसका है, पर इस कथन को कहने वाला कौन है? A.L. बाशम है, V.A. स्मिथ है, या मैक्स मुलर है, या फिर जवाहरलाल नेहरू है। तो दोस्तों, ये रीट के पेपर में एक बार पूछा भी जा चुका है। इसका जो सही आंसर है वो है V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ ने ये कथन कहा था कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है। उसके बाद में अगले प्रश्न की अपने बात करते हैं कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषता क्या है। तो जो हमारे पास में ऑप्शन है, अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबन और
प्रादेशिकता। हमें ये बताना है कि इनमें से भारत में विशेषता कौन सी है भारतीय समाज की। तो अभी हमने पढ़ा भी है और ये क्वेश्चन भी पीछे पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा अनेकता में एकता। और कहने वाला कौन था? वी एस स्मिथ था। अभी हमने इसके विषय में बात भी की है दोस्तों। इसके अलावा अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बस इतना ही बनता है, निम्न में से कौन सी भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? तो 3 ऑप्शन जो विशेषता वाले डाल देगा, एक है वाला डाल देगा दोस्तों। तो जब भी क्वेश्चन आए तो इतने आसान से क्वेश्चन है और उसमें से किसी विशेष प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते हैं दोस्तों। अगर बनेंगे तो अपने उसके विषय में नेक्स्ट वीडियोस में भी बात कर लेंगे दोस्तों। तो चलिएगा अगले प्रश्न की अपने बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? परिवार। परिवार शब्द अनेक रूपों में उपयोग किया गया है, निम्न में से उस उत्तर का चयन कीजिए जो सही नहीं है। यहाँ हमें परिवार शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है उसके संबंध में बात करनी है। पहला ऑप्शन है कि वह नातेदारी समूह जो रक्त या विवाह संबंध द्वारा बंधा होता है। दूसरा ऑप्शन है वह व्यक्तियों का समूह जो एक ही मकान का सहभागी होता है। तीसरा है कि वह समूह जिसके एक ही पूर्वज होते हैं, या फिर एक व्यक्ति अपनी संतान के साथ रहता है। हमें इसमें क्या बताना है कि जो सही नहीं है दोस्तों, यहाँ प्रश्न पे टाइम जरूर लगा लेना कम से कम ये पढ़ने में कि वो पूछ क्या रहा है, कहीं जल्दीबाजी में हम सही वाला न कर दें। तो देखिएगा ये बात बिल्कुल सही है कि नातेदारी समूह होता है जिसमें रक्त और विवाह संबंध द्वारा बंधा होता है। जैसे विवाह के बाद में संतान उत्पत्ति होती है तो संतान और जो माता पिता है वो इसमें रहते हैं। वह व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो एक ही मकान का सहभागी होता है। तो ये बात जरूरी नहीं है दोस्तों कि वो एक मकान के सहभागी हों। ये ठीक है कि जो परिवार होता है वो एक मकान में रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ही मकान में रहने वाले जो हैं वो परिवार ही होगा। क्योंकि मान लीजिएगा कोई हॉस्टल है तो हॉस्टल के अंदर जो लोग हैं वो एक साथ रह रहे हैं, या कुछ लोगों ने एक साथ मकान किराए पे ले रखा है, किसी भी कारण से एक साथ रहते हैं, तो क्या वो परिवार हो जाएगा? कह सकते हैं, उसको कह भी देते हैं, भावनावश हम उसको बोल भी देते हैं, लेकिन वो परिवार कहलाएगा नहीं। तो ये एक बार हमें गलत दिखाई दे रहा है, ये बात हमारी सही है। ये क्या कहता है कि वो समूह जिसके एक ही पूर्वज होते हैं। परिवार जो माता पिता हैं उनके माता पिता तो ये पूर्वज होते हैं, ये पूर्वज एक ही होते हैं, ये बात भी ठीक है। एक व्यक्ति अपनी संतानों के साथ में रह रहा है तो वो भी परिवार ही कहलाता है। तो इसका सही आंसर है 2 नंबर, यानी वो व्यक्तियों का समूह जो एक ही मकान का सहभागी होता है, उसे हम गारंटेड ये नहीं कह सकते कि वो परिवार है। हाँ, ये बात ठीक है कि परिवार के लोग जो हैं वो एक मकान में रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक ही मकान में साथ रहने वाले जो लोग होंगे वो सारे के सारे परिवार की श्रेणी में ही आते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न है वह परिवार जिसमें पति पत्नी इकट्ठे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पैतृकीय परिवार, स्वायत्त परिवार, सहमतिवादी परिवार या विखंडित परिवार? तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है सहमतिवादी परिवार हम इसे कहा करते हैं, जिसमें पति पत्नी इकट्ठे रहा करते हैं दोस्तों। आगे अगले 5वें प्रश्न की बात करें कि ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी अपने मामा के घर जाकर के रहें। हमने क्या कहा कि एक ऐसा परिवार है जिसमें जो पति पत्नी है वो विवाह के पश्चात मामा के घर पे रहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे परिवार को हम क्या कहते हैं? उभयस्थानिक आवास कहेंगे, परिवार कहेंगे, या पितृस्थानिक आवास, जिसको परिवार भी कह सकते हैं, या फिर हम उसे कहेंगे नवस्थानिक परिवार, या हम उसे कहेंगे मातुल स्थानिक परिवार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मातुल स्थानिक परिवार, यानी मामा स्थानिक परिवार भी हम इसको कहते हैं दोस्तों। मामा स्थानिक परिवार भी हम इसे कह सकते हैं। ऐसा परिवार होगा जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी जो है वो अपने पति के मामा के घर पे, ये भी याद रखिएगा, मामा तो ठीक है लेकिन किसका मामा? पति के मामा के घर जाकर के रहें। इस प्रकार का जो परिवार है उसे मामा या मातुल स्थानीय परिवार कहते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की अपने बात करें तो अगला प्रश्न है कि एक शूद्र वर्ण का लड़का जो है ब्राह्मण वर्ण की लड़की, इसको वर्ण कर लेना, ब्राह्मण वर्ण की लड़की से विवाह करता है तो निम्न में से उसे किससे संबंधित किया जा सकता है? उस विवाह को हम क्या कहेंगे? अनुलोम, कुलीन, प्रतिलोम कहेंगे या बहिर्विवाह कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो प्रतिलोम होता है दोस्तों। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय समाज में, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, या ये मान लीजिएगा पूछा ही जाता है। तो यहाँ देखिएगा अनुलोम
किसमें कहेंगे, जब देखिएगा जो लड़का है यहाँ इसी से तय होता है। अगर लड़का जो है वो उच्च वर्ण का है और लड़की जो है वो निम्न वर्ण की है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुलोम है। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, प्रति का मतलब होता है उल्टा, यानी कि लड़का जो है वो तो कौन से वर्ण का हो गया, निम्न वर्ण का, और जो लड़की है वो उच्च वर्ण की हो गई, तो उस विवाह को हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रतिलोम विवाह के नाम से जानते हैं, जो अनुलोम का उल्टा होता है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है, प्रति माने उल्टा, और ये लड़के के हिसाब से तय होता है दोस्तों। तो आगे के प्रश्न की अपनी बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रारंभिक हिंदू समाज की अपनी बात कर रहे हैं। विधवा विवाह क्या था, प्रचलन में था, स्वीकृत था, आरक्षित था, प्रोत्साहित था या फिर प्रतिबंधित था। तो ये जो है वो प्रतिबंधित हुआ करता था, इसको मान्यता नहीं थी। इसके बाद में एक्ट बने, कानून बने, बहुत सारे प्रयास हुए, उसके बाद में इसको स्वीकृति मिलनी शुरू होती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की, कि मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है, दहेज, वधू मूल्य, मेहर या फिर देखिए मुआवजा कहलाता है। तो इसमें देखिएगा मेहर कहलाता है दोस्तों। इसमें जो लड़का है वो लड़की के घर पे जो देखिएगा निकाह कहते हैं, यहाँ विवाह को निकाह का प्रस्ताव लेकर के जाता है, और अगर लड़की उसको स्वीकृत करती है तो उसके एवज में इसको मेहर देनी होती है। तो मेहर इसी प्रकार का एक मूल्य माना जाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 9 नंबर के प्रश्न की। देखिएगा ये वो प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। जिस प्रकार की भाषा वहाँ थी वही मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, क्योंकि ये पूरी तरह से सोशियोलॉजी का टॉपिक है। तो सोशियोलॉजी के किसी भी पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, घुमा फिरा करके उसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो अगला जो 9 नंबर प्रश्न है वो है कि मनु के अनुसार किस प्रकार का विवाह आदर्श प्रकार का विवाह नहीं है, यानी उसको अपने मॉडल नहीं मान सकते। ब्रह्म विवाह, देव विवाह या फिर कौन सा है, आर्ष और प्रजापत्य विवाह या फिर असुर विवाह है। तो इनमें से जो सही आंसर है वो हमारा असुर विवाह को अपने नहीं मान सकते हैं। अब ये होते कौन से हैं, इनके विषय में अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रह्म जो है उसे हम सबसे उत्तम या फिर सर्वश्रेष्ठ विवाह के रूप में मान करके चलते हैं, ये सबसे बढ़िया होता है दोस्तों। इसमें जो लड़की का पिता है, इस विवाह की अपनी बात कर रहे हैं, लड़की का जो पिता है योग्य, वेद पारंगत और जो देखिएगा सुचरित्र, अच्छे चरित्र वाला जो व्यक्ति हो उसको अपने यहाँ पर आमंत्रित करता है, बुलाता है, और धार्मिक संस्कार संपन्न करने के बाद में अपनी कन्या का जो विवाह है वो उस वर के साथ में करता है, लड़के के साथ में करता है। तो उसे हम किस विवाह के नाम से जानते हैं, ब्रह्म विवाह के नाम से जानते हैं। और कन्या को वो क्या करता है, वर को दान के रूप में देता है, जिसे कन्यादान कहते हैं। तो इसके 3 जो है अपने अंग मान सकते हैं जो जो इसमें होता है। एक तो कन्या जो है वो उसको, जो वर है उसको दान के रूप में देता है, यहाँ पर दहेज नहीं दिया जाता है, इस बात को भी याद रखना। और विवाह के जो संस्कार हैं वो सारे के सारे संपन्न किए जाते हैं। ये सबसे अच्छा विवाह माना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा विवाह जो है वो इसी प्रकार के होते हैं, और ये माना जाता है कि इससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो 221 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला हुआ करता है दोस्तों। ऐसा हमारा जो है ब्रह्म विवाह की मान्यता मानी जाती है। तो ये तो मान्य रहेगा ही रहेगा, आदर्श ही है। दूसरे प्रकार की बात करें, यहाँ जो लिखा हुआ है देव विवाह, इसमें देखिए क्या करेगा, जो कन्या का पिता है, कन्या का पिता क्या करेगा, एक यज्ञ का आयोजन करता है, और अगर जो ब्राह्मण है वो यज्ञ का सही ढंग से संपादन कर देता है तो वो अपनी पुत्री या कन्या का विवाह जो है उसके साथ में कर देता है। और ये माना जाता है कि ऐसा विवाह 14 पीढ़ी को तारने वाला होता है, पवित्र करने वाला होता है दोस्तों। तो ये देखिएगा जिस प्रकार से यज्ञ चले गए उसी प्रकार से ये देव विवाह भी होने अब क्या हो गए, बंद हो गए, अब नहीं होते हैं इस प्रकार के विवाह। अगले विवाह के प्रकार की बात करें जो यहाँ दिया हुआ है, आर्ष विवाह कौन सा हुआ करता है। आर्ष का मतलब अपने बैल से लेकर के चलते हैं। इसमें क्या होगा, जो कन्या का पिता है वर से क्या लेगा, एक जोड़ी बैल कन्या के पिता द्वारा प्राप्त किया जाता है और फिर विवाह किया जाता है।
तो ऐसा जो हमारा विवाह है वो 6 पीढ़ियों को तारने वाला होता है, 6 पीढ़ियों के लिए पवित्र माना जाता है दोस्तों। फिर अगले विवाह की बात करें तो प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह ये कौन सा होता है दोस्तों? इस विवाह में देखिएगा कन्या का जो पिता है, कन्या का जो पिता है वो यज्ञशाला में बैठता है, जहाँ यज्ञ किया जाना है यज्ञशाला में बैठता है और वर को आदेश देता है कि वर वधू साथ साथ मिलकर सारे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और इस प्रकार से जो ये हमारा विवाह है इसके अंदर प्रजा या संतान उत्पन्न करने को प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। तो ये भी जो है वो 6 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है दोस्तों, 6 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है। यहाँ देखिएगा 4 प्रकार के जो मान्य हैं, 1, 2, 3 और 4, कुल 8 होते हैं। 8 में से 4 जो है अच्छे माने जाते हैं, अधम ये नीचे वाले माने जाते हैं और ये उत्तम प्रकार के माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। असुर विवाह, असुर विवाह कौन सा होता है? यहाँ पर देखिएगा जो कन्या का पिता है वो वधू मूल्य प्राप्त करता है, वह देखिए वधू मूल्य लेकर के विवाह करता है, तो इसे असुर विवाह के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है, ताकि आपको ये याद रह जाए, कन्या विक्रय विवाह। तो फिर ये इसी को कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी सारी बातें। अगले प्रश्न की बात करें, 10वां जो प्रश्न है हमारा, वेस्टर्न मार्ग के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या हुआ करता था? मातृस्थानीय था, पितृसत्तात्मक था, या फिर मातृवंशीय था, या मातृसत्तात्मक था? तो इसका जो सही आंसर है वो पितृसत्तात्मक। हम किसके अनुसार बात कर रहे हैं? हम वेस्टर्न मार्ग के अनुसार कर रहे हैं, फैक्ट है। अगला प्रश्न की बात करें, स्मृतियों में हिंदू विवाह के कितने प्रकार मिलते हैं? तो अभी हमने बात भी की थी, 1 दर्जन, 8, 4 या फिर 2। हमें कितने प्रकार के मिलते हैं? 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? देखिएगा, एक तो ब्रह्म विवाह हो गया, एक हो गया देव विवाह हो गया, एक आर्ष हो गया, फिर उसके बाद में देखिएगा प्रजापत्य हो गया, फिर उसके बाद में देखिएगा असुर हो गया, असुर विवाह हो गया, फिर गंधर्व हो गया, फिर उसके बाद में राक्षस हो गया, और फिर हो जाता है पैशाच विवाह। ये 4 के जोड़े हैं, ये मान्य होते हैं, ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, ये वाले अच्छे माने जाते हैं दोस्तों। तो कितने होते हैं? 8 प्रकार के माने गए हैं दोस्तों। ये हिंदू विवाह के प्रकार अपने मान करके चलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की। हिंदू विवाह के अंतर्गत जब एक पिता अपनी कन्या को विद्वान चरित्रवान व्यक्ति को देता है तो उस विवाह को हम क्या कहते हैं? अभी हमने बात भी की थी, क्या पैशाच विवाह कहते हैं, ब्रह्म विवाह कहते हैं, प्रजापत्य कहते हैं, या फिर आर्ष विवाह कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ब्रह्म विवाह। भी हमने इसके विषय में बात भी की थी। ये सबसे अच्छा और सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। प्रजापत्य को अपने पढ़ चुके हैं, आर्ष को भी अपने पढ़ चुके हैं, पैशाच विवाह को भी देख लेते हैं। ये सबसे अधम माना जाता है, ये सबसे अधम प्रकार माना जाता है। जब देखिएगा किसी सोई हुई कन्या या नशे में उन्मत्त कन्या या कोई मानसिक रूप से असंतुलित कन्या है, तो अगर उसके साथ में जबरदस्ती कर दी जाए और फिर उसके बाद में उससे विवाह संबंध स्थापित किया जाए तो ऐसे विवाह को हम पैशाच विवाह के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये अच्छा नहीं माना जाता है। उसमें ये माना जाता है कि देखिए समाज के बहिष्कार से बचाने के लिए, उसको सम्मान को बनाए रखने के लिए जो है इस प्रकार का विवाह किया जाता है दोस्तों। तो पैशाच विवाह यहाँ नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रह्म विवाह। इसके बारे में हमें पता नहीं था तो हमने इसके विषय में बात कर ली है। हिंदू विवाह के अंतर्गत जब एक पिता अपनी कन्या को विद्वान चरित्रवान व्यक्ति को देता है तो उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। आज भी इसी प्रकार के विवाह हमारे यहाँ होते हैं कि पिता जो है अपनी कन्या के लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा वर ढूंढता है, फिर उसका विवाह उसके साथ में करता है दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न की। संयुक्त परिवार प्रथा के लिए सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? परिवार में संयुक्त रसोई होती है। दूसरा, उत्पादन साधनों पर नए की उपभोग पर सभी का सामूहिक स्वामित्व होता है। देवी देवताओं की उपासना का एक सामान्य स्थान होता है। उत्पादन के साधनों पर परिवार का स्वामित्व होता है। हमने क्या कहा? सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्त परिवार कौन सा होता है? एक बड़ा परिवार होता है जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और बहुत सारे जो लोग हैं वो मिलकर के रहते हैं।
तो ऐसे परिवार का जो खाना है वो एक स्थान पे बनता है, यानी संयुक्त रसोई होती है। उत्पादन के साधनों पर न कि उपभोग पर सभी का सामूहिक स्वामित्व होता है, नहीं, सभी के ऊपर स्वामित्व होता है, ये गलत बात है। देवी देवताओं की उपासना के लिए एक सामान्य स्थान होता है, यानी एक ही मंदिर होता है। उत्पादन के साधनों पर परिवार का सामूहिक स्वामित्व होता है, उनका जो है वो सारी जमीन जायदाद जो है वो पूरे परिवार की मानी जाती है। आज भी गांव में आपको इस प्रकार के परिवार मिल जाएंगे दोस्तों, जिसमें सारे एक साथ मिल करके रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, उत्पादन साधनों पर न कि उपभोग पर सभी का सामूहिक स्वामित्व हुआ करता है। अगले प्रश्न की बात करें, विवाह है एक समूह है, सामाजिक प्रतिमान है, आनुवंशिक है या फिर सामाजिक संस्था है। तो विवाह एक सामाजिक संस्था है और एक समझौता भी है। सामाजिक संस्था हम उसे कहते हैं जो कुछ नियम कानूनों का संग्रह हुआ करता है, जिससे किसी चीज को मान्यता प्रदान की जाती है। तो विवाह क्या है? एक प्रकार की सामाजिक संस्था है दोस्तों। अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ भ्राता के साथ विवाह क्या कहलाता है? बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, या फिर देखिए साली विवाह, या फिर पति भ्राता विवाह। तो क्या कहलाता है दोस्तों? इसे हम कहते हैं पति भ्राता विवाह। देख लीजिएगा कौन सा होता है ये बहुपति विवाह, यानी ऐसा प्रकार है विवाह का, या इसका जो परिवार बनेगा वो भी इसी प्रकार का होगा। इसमें एक महिला तो कितनी है? एक है, लेकिन उसके पति क्या है? कई हैं। तो ऐसे विवाह को हम बहुपति विवाह के नाम से जानते हैं। ऐसे जो परिवार हैं वो देखिए जौनसर बाबर जो क्षेत्र है वहां पर आपको मिल जाएंगे। जौनसर बाबर क्षेत्र में आपको इस प्रकार के परिवार जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। खस जनजाति जो है, खस हैं, नायर हैं, नीलगिरी के टोडा हैं, तिब्बत की जो जनजातियां हैं वहां पर इस प्रकार के विवाह होते हैं। और ये जो प्रकार है इसमें देखिएगा 2 चीजें हो सकती हैं दोस्तों। ये जो बहुपति वाला है ये पति भाई भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अभ्रातृक और भ्रातृक बहुपति विवाह हम इसको कहते हैं। भ्रातृक तब कहेंगे जब सारे पति ये जो हैं वो भाई होंगे। तो जैसे जो पांडवों का जो विवाह था वो इसी श्रेणी में आता है। अभ्रातृक जब वो आपस में भाई नहीं है दोस्तों। तो आगे अपने बात करते हैं बहुपत्नी विवाह की। तो बहुपत्नी विवाह में क्या होगा? ये उसी का विपरीत आप देखिए मान लीजिएगा, जिसमें पति तो कितना है? एक ही है, लेकिन पत्नियां क्या है? ज्यादा हैं। पत्नियों की संख्या क्या है? ज्यादा है। एक पति या एक व्यक्ति जो है वो अनेक स्त्रियों से विवाह करता है, तो ऐसे को हम बहुपत्नी विवाह के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये देखिएगा नागा जनजाति रह गई, ऐसे विवाह जनजातियों में थोड़े ज्यादा हैं। बेगा हो गई, टोडा हो गया, भील हो गया। तो इस प्रकार की जो जनजातियां हैं वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बहुपत्नी विवाह होता है, ये साली के साथ में होता है, इसलिए हम इसे साली विवाह के नाम से जानते हैं दोस्तों। पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद में या किसी कारणवश जब साली से विवाह किया जाता है तो साली विवाह के नाम से जानते हैं। पति भ्राता विवाह की बात अपने कर चुके हैं, वो इसी से संबंधित है दोस्तों। तो पति भ्राता विवाह कौन सा हो गया? ज्येष्ठ भ्राता के साथ में जो विवाह किया जाता है उसे हम पति भ्राता विवाह कहते हैं। आगे हम बात करते हैं माता पिता दोनों की ओर से जब वंशानुक्रम का निर्धारण किया जाए तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं, या ऐसे वंशानुक्रम को प्रत्यक्ष वंशानुक्रम, उभयवादी, औपचारिक या संतानीय, तो इसको हम कहते हैं उभयवादी वंशानुक्रम। ये हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें माता पिता दोनों की तरफ से ही नाम माने जाते हैं, वंश परंपरा निर्धारित की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, मनु के अनुसार निम्न में से हिंदू विवाह का प्रकार कौन सा नहीं है? ब्रह्म विवाह होता है, बाल विवाह नहीं होता है, गंधर्व विवाह होता है, राक्षस विवाह नहीं होता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बाल विवाह। बाल विवाह का प्रकार नहीं होता है दोस्तों। यहाँ हम बात कर लेते हैं गंधर्व विवाह की, कि गंधर्व जो हमारा विवाह है वो कौन सा होता है? आजकल इसको लव मैरिज बोलते हैं। प्रेम विवाह जो है वो इसी प्रकार का हुआ करता है दोस्तों। राक्षस विवाह की बात करें, राक्षस जो विवाह है उसको क्षत्रिय विवाह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्षत्रिय विवाह के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखिएगा या तो झगड़ा करके, छीना झपटी के द्वारा, कपट करके, अपहरण करके जब विवाह किया जाता है तब उसे राक्षस विवाह के नाम से जानते हैं। जैसे कृष्ण
और रुक्मणी का जो था वो इसी प्रकार का माना जाता है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के विषय में। तो देखिएगा यहाँ उत्तर देख लेना, बाल विवाह जो है वो हिंदू विवाह का प्रकार नहीं माना जाता है। आगे हम बात करते हैं हिंदू विवाह कानून किस वर्ष पारित हुआ, 1956, 1955, 1958, 1954। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1955। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा संयुक्त परिवार का तत्व नहीं है, यानी संयुक्त परिवार में क्या चीज नहीं होती है। संयुक्त संपत्ति होती है, बिल्कुल होती है। केवल पति पत्नी और नाबालिग बच्चे ऐसा एकल या एकाकी परिवार में होता है, तो ये मेरे हिसाब से इसका जो है वो सही बात नहीं है। आगे हम बात करें, 3 पीढ़ी के सदस्य यहाँ रहते हैं, बड़ा आकार होता है। तो संयुक्त परिवार कौन सा होगा जिसकी संपत्ति संयुक्त होगी, एक पीढ़ी से ज्यादा यानी लगभग 3 पीढ़ी के लोग यहाँ पर रहते हैं, दादा दादी पापा मम्मी और जो बच्चे हैं वो रहते हैं। आकार बड़ा हो ही गया क्योंकि संख्या ज्यादा है, तो इसमें सही आंसर 2 नंबर होगा, यानी केवल पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। वापस बोल रहा हूँ, ये चीजें हमेशा देख लिया करो। आगे अपनी बात करते हैं 20वें प्रश्न की। हिंदू विवाह का एक प्रकार जिसमें न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता होती है और न ही संस्कारों की, वो क्या कहलाता है। पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह या फिर गंधर्व विवाह। तो इसे हम गंधर्व विवाह यानी लव मैरिज के नाम से जानते हैं, जिसमें माता पिता की सहमति नहीं ली जाती है, न ही उसमें कोई धार्मिक संस्कार किए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सी विशेषताएं पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती हैं, यानी यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार की बात है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास में है कि इसमें देखिए, वंश, विरासत, उत्तराधिकार महिला की पंक्ति से रेखांकित होते हैं, यहाँ पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित होते हैं। इस ऐसे परिवार में माता प्रभुता और शक्ति का प्रयोग करती है, इसमें पिता का दर्जा अमुख्य होता है, तो ये नहीं हो सकता, माता वाला नहीं हो सकता और महिला से भी नहीं होता, ये नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या हो गया, ये वाला। यानी इसमें हम क्या कह रहे हैं कि पितृसत्तात्मक में क्या होगा कि वंश परंपरा का नाम, विरासत, उत्तराधिकार सभी पुरुष की तरफ से ही शुरू किया जाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, इनमें से किस में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। पालियान, संथाल, टोडा या फिर गोकुल जनजाति की बात की है, तो टोडा जनजाति इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है संपन्न होता है एक पुरुष और उसकी मृत पत्नी की बहन के बीच, तो फिर वो शाली विवाह हो जाएगा। उसके मृत भाई की पत्नी के बीच यानी कि भाभी के बीच में, तो फिर वो कौन सा कहलाएगा, वो देवर विवाह कहलाता है दोस्तों। निम्न जाति के महिला के बीच आंसर नहीं हो सकता और उच्च जाति का और महिला के बीच में नहीं हो सकता, तो इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया, मृत भाई की पत्नी के बीच, यानी किसी पुरुष का अपने मरे हुए भाई की पत्नी के साथ जो विवाह किया जाता है उसको देवर विवाह के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि क्रय द्वारा किया गया विवाह क्या कहलाता है। आर्ष विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह या फिर पैशाच विवाह। आर्ष विवाह कौन सा था जिसमें बैलों की जोड़ी दी जाती है। आसुर विवाह कौन सा होता है, कन्या मूल्य, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। राक्षस विवाह छीना झपटी जबरदस्ती के द्वारा किया जाने वाला विवाह होता है। पैशाच विवाह कौन सा होता है, ये देखिएगा, सोई हुई उन्मुक्त जो कन्या है उसके साथ में जबरदस्ती करने के बाद में जो किया जाता है वो वाला, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो सही आंसर कौन सा हो गया, आसुर विवाह। अगले प्रश्न की बात करें, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को कहते हैं। आर्ष विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह या फिर पैशाच विवाह। इसका सही आंसर है राक्षस विवाह, भी हमने बात भी की थी, इसे अपहरण विवाह के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 26वां प्रश्न, पारंपरिक हिंदू समाज में जीवन साथी चुनाव में कौन सा प्रकार अवांछनीय है, यानी जो नहीं करना है, तो ये चारों में से हमें छांटना है। देखिएगा, असुर विवाह अमान्य था, राक्षस विवाह भी अमान्य था और पैशाच भी अवांछनीय था, ये आंसर हमारा ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये मान्य होता है इसलिए इस ऑप्शन को अपने को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ अगर हम बात करें देव मान्य होता है, प्रजापत्य भी था, तो इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। यहाँ ब्रह्म आ गया इसलिए इसे छोड़ना पड़ेगा, तो सही आंसर कौन सा हो गया, पहला हो गया, असुर, राक्षस और पैशाच। 27वें क्वेश्चन की बात करें, ऐसा हिंदू विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में दी जाए, तो उसे क्या कहते हैं। ब्रह्म हो नहीं सकता, देव हो सकता है क्या, पवित्र या फिर आर्ष विवाह। आर्ष कौन सा था, बैलों की जोड़ी वाला, तो यहाँ इसका सही आंसर जो होगा वो होगा देव विवाह। हमने बात की थी कि जब यज्ञ संपादित किया जाता है तो यज्ञ करने वाले के साथ में जो विवाह कर दिया जाता है। आगे अपनी बात करते हैं 28वें की, निम्न में से किस एक समुदाय में बहु विवाह और बहुपति विवाह दोनों को प्रोत्साहित किया जाता है। खासी, गारो, नागा या फिर नायर, तो इसका सही आंसर है गारो। गारो जनजाति में ये प्रथाएं प्रचलित हैं।
29वें क्वेश्चन की बात करें, अधिकांश उत्तरी भारत यानी हमारे जो उत्तरी भारत है उसमें प्रचलित विवाह कौन सा है, किस पर आधारित है? ग्राम अंतर विवाह, गोत्र बहिर्विवाह, ग्राम बहिर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह, ग्राम बहिर्विवाह, अधिमान्य नातेदार विवाह या उनमें से कोई नहीं। ग्राम अंतर विवाह का मतलब हुआ गांव के अंदर। गोत्र बहिर्विवाह यानी गोत्र को छोड़ करके, तो ये होता है क्या? नहीं होता। इसको सामान्यतः त्याग ही किया जाता है, अपने गांव के अंदर ही मैरिज नहीं की जाती है। तो दूसरे की बात करें, ग्राम को छोड़ करके ग्राम बहिर्विवाह और गोत्र को छोड़ करके, तो ये बात हमारी ठीक है, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। ग्राम बहिर्विवाह, हाँ जी। अधिमान्य नातेदार, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, ये हो नहीं सकता। तो 2 नंबर जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे अपने बात करते हैं, हिंदू विवाहित महिलाओं को पृथक निवास और भरण पोषण अधिनियम कब पारित किया गया? 1955, 1956, 1946, 1977। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1946। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? 57 में क्रांति हुई थी इसलिए नहीं। यहाँ हम बात देखिए विवाह के संबंध में कर रहे हैं, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम या कन्या वध के विरुद्ध अधिनियम या फिर सती प्रथा के विरुद्ध या फिर डाकन प्रथा के विरुद्ध। इसका सही आंसर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं 32वां द हिंदू मैरिज एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 58, 55, 68 और 45। तो वो 1955 की बात है। आगे हम बात करें, भारत में 1961 का वर्ष इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस वर्ष एक अधिनियम पारित किया गया। वो कौन सा था? कन्या भ्रूण हत्या वाला था, घरेलू हिंसा की रोकथाम से था, दहेज के निषेध से था या बाल विवाह को? इसका जो सही आंसर है वो दहेज के निषेध से है, यानी दहेज विरोधी अधिनियम जो है वो इस समय पारित किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन, विवाह में सामान्यतः मान्यता प्राप्त होती है, कौन सी मान्यता मिलती है? सामाजिक मान्यता, धार्मिक मान्यता, कानूनी या फिर तीनों? तो विवाह देखिए होता वही है जिसमें सामाजिक मान्यता भी मिलती है, धार्मिक रूप से भी और कानूनी मान्यता भी मिलती है, तो तीनों ही सही है। अंतिम प्रश्न की अपनी बात करते हैं। आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, एकल या एकाकी परिवार कहते हैं वह परिवार है जिसमें केवल माता पिता रहते हैं, केवल अविवाहित बच्चे रहते हैं, माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हैं, या फिर माता पिता अविवाहित बच्चे और दादा दादी रहते हैं। तो ये तो बड़ा परिवार हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। केवल माता पिता रहेंगे तो परिवार ही पूरा नहीं हुआ, केवल अविवाहित बच्चे हैं तो भी परिवार पूरा नहीं है, ये सही है। इसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे रहते हैं, जब इनका विवाह हो जाता है तो ये भी अपना एक अलग परिवार बना लेते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर वो परिवार रहता है। ऐसे परिवार को हम एकल या एकाकी परिवार के नाम से जानते हैं। फिर से बता देता हूँ, इसका जो पूरा बड़ा अच्छा वीडियो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, वहां जाकर के 1-1.5 घंटे का वीडियो है जिसमें आप पूरा सिलेबस कर सकते हैं। ये जो भारतीय समाज है उसका सारा का सारा। अगले जो इसका आंसर जो सही था, माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा टेस्ट होगा 8वां, यानी कल के टेस्ट में अपने भारतीय समाज के विषय में ही बात करेंगे। कुछ और जो जरूरी प्रश्न हमारे रह जाते हैं उनके विषय में बात करेंगे, और कल के प्रश्न भी सारे के सारे वस्तुनिष्ठ ही होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपकी तैयारी में जो है मददगार साबित होंगे, आपको टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, रिवीजन भी हो गया होगा दोस्तों। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे लगे हों, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए और हमारे साथ में ही जुड़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। इन क्लासेज की जो इन प्रश्नों की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दी जाएगी, और या फिर आप इसको जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं कल के नए टेस्ट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में जो भारतीय समाज है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।